मेरी जेठानी दिखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन उसका एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए वो चल फिर नहीं सकती थी। मेरा पति रोज़ उसके कमरे में जाता और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेता था। एक दिन मेरी जेठानी अस्पताल गई हुई थी, तब मैंने उनके कमरे में एक छुपा हुआ कैमरा लगा दिया। 2 दिन बाद जब मैंने अपने मोबाइल में वो दृश्य देखा, तो मेरे ऊपर मानो आसमान ही टूट गया हो। क्योंकि मेरा नाम रोली है, मैं 24 साल की हूँ। हमारी शादी को सिर्फ 8 महीने ही हुए थे और इस दौरान मैंने अपने पति राहुल में कई बदलाव देखे। वो मेरी बातों से ज़्यादा अपनी भाभी की बातों को महत्व देता था और इस बात का मुझे बहुत बुरा लगता था। घर की छोटी छोटी दिक्कतें भी वो अपनी भाभी से बताता और मेरी बड़ी से बड़ी परेशानी को भी अनदेखा कर देता था। पहले तो मुझे लगा कि 10 साल पुराने रिश्ते का सभी को मोह होता ही है और शायद पत्नी आने पर थोड़ा कम हो जाए, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब तो मुझे लगने लगा था कि उनके बीच देवर भाभी के प्यार से भी कुछ ज़्यादा है। मेरी जेठानी ऐसी थी कि उनको देखते ही कोई भी दीवाना हो जाए। मेरे जेठ ज़्यादातर काम के सिलसिले से बाहर ही रहते थे। अब मुझे उनके सौंदर्य से डर लगने लगा था। एक दिन सुबह जब मैं उठी तो देखा मेरे पति राहुल अपने भाभी के कमरे में से बाहर आ रहे थे और मुझे देखकर डर से गए और सीधे बाथरूम में चले गए। आज मुझसे रहा नहीं गया। जब वो बाहर आए तो मैं गुस्से से बोली, जब तुम्हें अपनी भाभी के साथ ही रहना था तो मुझसे शादी क्यों की? इतना सुनते ही उसने मेरे गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा और मुझे बेड पर धक्का देते हुए बोला कि आज के बाद अगर भाभी के बारे में एक शब्द भी और कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं अपने कमरे में रोती रही, लेकिन वो मुझसे बिना कुछ कहे भूखे पेट ऑफिस के लिए निकल गए। पर मुझसे अब ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए दोपहर में मैंने अपना सामान पैक किया और बरेली की बस पकड़कर अपने मायके पहुंच गई। मेरी जेठानी निकलते समय मुझसे पूछ रही थी कि क्या हुआ, कहाँ जा रही हो, पर मैंने कोई जवाब नहीं दिया। राहुल भी फ़ोन पर फ़ोन किए जा रहा था, पर मैंने उसका भी फ़ोन नहीं उठाया और घर आते ही फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया और माँ को सब कुछ साफ साफ बता दिया। माँ भी कहने लगी कि रोली, तुमने एकदम सही किया। अब तुम उस घर में कदम तभी रखोगी जब राहुल उस चुड़ैल से अलग होकर तुम्हारे साथ कहीं रहने को राजी हो जाएगा। मेरी छोटी बहन बिंदु को बहुत चिंता हो रही थी। मेरी उसकी भी शादी को अब 3 महीने ही रह गए थे और अब मुझे देखकर उसे ससुराल के नाम से डर लगने लगा था। हम सब खाना खाने बैठे। मैंने फ़ोन जैसे ही ऑन किया उतने में राहुल का फ़ोन आने लगा, पर मैंने नहीं उठाया। खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में आ गई। फिर से राहुल का फ़ोन बजा। जब मैंने फ़ोन उठाया तो कहने लगा कि रोली, अब ध्यान रखना, तुम अपनी मर्ज़ी से गई हो तो आओगी भी अपनी मर्ज़ी से। मैं तुम्हें लेने नहीं आऊँगा। मुझे वैसे ही बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा कि तुम मुझे लेने क्यों आओगे? तुम्हें मेरी क्या ज़रूरत है? वो चुड़ैल है तो सही, अब रहो दोनों अकेले। मैं तो अब उस घर में कदम नहीं रखूँगी। इस बात को 1 महीने से भी ज़्यादा वक्त बीत गया था। मैं राहुल की राह देख रही थी, लेकिन वो मुझे लेने नहीं आया और आता भी क्यों? इतनी सुंदर औरत जो उसके पास थी, फिर मेरी जैसी साधारण औरत की उसे क्या ज़रूरत? अब मैं बहुत ज़्यादा उदास और दुखी रहने लगी थी और मेरी ऐसी हालत देखकर मेरे घर वालों को मेरी चिंता होने लगी थी। मेरी छोटी बहन की शादी को बस 2 महीने ही रह गए थे। एक दिन पापा मेरे पास आए और मुझसे कहने लगे कि बिंदु की शादी के बाद खुद जाकर राहुल से बात करूंगा और अगर वो तुझे अपनाने को तैयार नहीं हुआ तो मैं उसे फिर अपने तरीके से समझाऊंगा। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे किसी भी तरह का तमाशा नहीं चाहिए था। मेरे मन में डर बढ़ता ही जा रहा था। अब बिंदु की शादी को बस 15 दिन ही रह गए थे। एक दिन मैंने खुद ही राहुल को फ़ोन किया। राहुल, तुम शादी में नहीं आओगे क्या? राहुल बोला, मुझे यह नहीं पता कि किसकी शादी है। बिंदु की शादी है, तुम दामाद हो इस घर के। मैंने कहा, जब मुझे कोई निमंत्रण ही नहीं तो कैसे आ जाऊं? तुम्हें निमंत्रण देने की क्या ज़रूरत है? मैंने गुस्से से कहा कि
अब तक जो कुछ हुआ वो कम था क्या, जो और अभी कुछ करना है? अच्छा ठीक है, मैं शादी वाले दिन आ जाऊंगा। इतना कहकर राहुल ने फ़ोन रख दिया। शादी वाले दिन मैंने नीली रंग की साड़ी पहनी जो मुझे राहुल ने गिफ्ट की थी। मुझे लगा कि वो ज़रूर आएगा। मैंने उसकी बहुत राह देखी पर वो नहीं आया और ना ही उसका फ़ोन आया। एक तरफ बिंदु की विदाई और दूसरी तरफ मेरी अपनी तकलीफ़ के बारे में सोचकर मैं माँ के गले लगकर रोने लग गई। दूसरे दिन मैं सुबह जल्दी उठ गई और माँ से कहा कि मुझे अपने घर जाना है। ये सुनकर माँ गुस्सा होने लगी और बोली कि उस इंसान के पास तुम्हारे लिए वक्त नहीं है, तुम्हारी बहन की शादी में आने के लिए वक्त नहीं है, तुम चुपचाप बैठो, अब जो करना है तुम्हारे पापा करेंगे। मैं दिन भर राहुल को फ़ोन लगाती रही लेकिन उसका फ़ोन बंद आ रहा था। मुझे लगने लगा था कि अब हमारा रिश्ता बहुत ही जल्द ख़त्म हो जाएगा। उतने में फ़ोन की घंटी बजी। देखा तो राहुल का ही फ़ोन था। हेलो रोली, सब कुछ ख़त्म हो गया। मैंने कहा हुआ क्या है, साफ साफ बताओ। वो रोते हुए कहने लगा कि परसों रात में भैया भाभी का एक्सीडेंट हुआ था। भैया जगह पर ही ख़त्म हो गए और भाभी अस्पताल में एडमिट हैं। मेरे तो दिमाग ने मानो काम करना ही बंद कर दिया हो। मैंने जब घर में ये सब बताया तो सभी अपने गुस्से को एक बगल रखकर मेरे साथ अस्पताल पहुँचे। मेरी जेठानी ममता की हालत बहुत नाजुक थी। उन्हें बच्चा नहीं हो रहा था। काफ़ी इलाज कराया, कई जगह मन्नतें मांगी थी। उस दिन भी वे कहीं से दर्शन करके लौट रहे थे। मेरी जेठानी कोमा में ही थी। कई दिनों से उनका इलाज चल रहा था और उनकी सेवा के लिए मैं 24 घंटे अस्पताल में रहती थी। ये सब देख अब राहुल में बदलाव दिखने लगा था और वो मुझसे फिर से प्यार करने लगा था। अब तो अस्पताल ही मेरा घर बन गया था। जेठानी की भी हालत में सुधार आ रहा था लेकिन वे बोलने की स्थिति में नहीं थीं। उन्हें अपने पति की मृत्यु के बारे में भी पता चल गया था। 2 महीने बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। जेठानी के मायके में कोई नहीं था इसलिए घर पर भी मुझे ही उनकी सेवा करनी पड़ती थी। इसी दौरान मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। जब मैंने ये बात राहुल को बताई तो वो भी बहुत खुश हुआ और जाकर अपनी भाभी के हाथों को चूमने लगा। वे कुछ बोल तो सकती नहीं थी इसलिए ऐसा लगा कि जैसे वो हल्की सी मुस्कुराई। इसका मतलब ये खबर सुनकर बेबी बहुत खुश थी। मुझे अब 8वां महीना लग गया था। इसी बीच मुझे लगा कि जैसे राहुल फिर से अपनी भाभी के करीब जा रहे हों। प्रेगनेंसी के कारण मेरी ऐसी हालत हो गई थी कि मुझे ज़रूरी काम करते भी थकान हो जाती थी। मैं अधिकतर समय अपने कमरे में ही रहती थी। राहुल जब काम पर से आता तो मेरे लिए खाना और अपनी भाभी के लिए जूस लेकर आता। मैं खुद अपनी जेठानी को जूस पिलाकर अपने कमरे में आती और फिर मैं और राहुल खाना खाते। सुबह देर से उठती तो देखती कि राहुल नाश्ता बना चुका होता था। मेरे साथ नाश्ता करके वो ऑफिस के लिए निकल जाता। एक दिन मेरे पेट में थोड़ा दर्द हो रहा था इसलिए मेरी जल्दी आँख खुल गई। राहुल को लगा कि मैं अभी तक सो रही हूँ इसलिए वो चुपचाप कमरे से बाहर निकला। मैं भी दबे पाँव उसके आगे जाने के बाद अपने कमरे से बाहर आई। देखा तो वो अपनी भाभी के कमरे में जा रहा था और उसने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। ये देखकर मुझे बड़ी हैरानी हुई। मैं काफ़ी देर तक वहाँ खड़ी रही, बाद में आकर अपने बेड पर लेट गई। राहुल का ये पागलपन मेरी समझ से परे था। पहले तो मेरी जेठानी ठीक ठाक थी पर अभी तो वे एक अपंग की तरह बेड पर पड़ी रहती हैं। फिर राहुल अंदर कमरे में उनके साथ क्या करता था? कहीं ऐसा तो नहीं कि वे पूरी तरीके से ठीक हो गई हों और बीमार होने का नाटक कर रही हों ताकि इन दोनों का सच मेरे सामने ना आ सके। आगे के कुछ दिन मैं ठीक से सो ही नहीं पाई। मुझे अब राहुल से नफरत होने लगी थी। मैं रोज़ रात उसे अपनी भाभी के कमरे में जाते देखती थी। मेरी गहरी नींद में सो जाने के बाद वो अपनी भाभी के कमरे में जाता और करीब आधे घंटे बाद आकर मेरे बगल लेट जाता और वो पसीने में सरोबार होता था। मेरी डिलीवरी होने में अभी 20 दिन बाकी थे। मैंने अब सोच लिया था कि अब मैं ज़्यादा दिनों तक इन दोनों का रासलीला सहन नहीं कर पाऊँगी। डिलीवरी के बाद करीब 1 हफ्ते तक मैं बाहर आ नहीं पाऊँगी इसलिए अब पहले ही मैं इन दोनों को रंगे हाथ
पकड़ने की सोच रही थी। रात में जब राहुल घर आया तो रोज़ की तरह मुझे जूस देते हुए कहा कि ये लो, भाभी को जूस पिला आओ, फिर हम दोनों खाना खाएंगे। मैंने कहा कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम ही पिलाओ। ऐसा कहकर मैं उसी के सामने बेड पर लेट गई। उसने वो गिलास लिया और भाभी के कमरे में गया और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। करीब 10 मिनट बाद वो बाहर आया और कमरे में आकर मुझसे कहने लगा कि अभी से सोने जा रही हो क्या? चलो उठो, थोड़ा बहुत खा लो, मुझे भी भूख लगी है। मेरी भूख तो वैसे ही मर गई थी, लेकिन पेट में पल रहे बच्चे के कारण मुझे खाना पड़ा। उतने में राहुल कहने लगा कि रोली, कल हमें अस्पताल जाना है, भाभी की तबीयत फिर से ख़राब हो गई है। मैंने कल ऑफिस से छुट्टी ले ली है। अच्छा, तो कितने बजे तक जाओगे? सुबह जल्दी ही निकलेंगे, उनके कुछ टेस्ट भी कराने हैं और आने में देर हो जाएगी। दूसरे दिन राहुल ने मेरे साथ नाश्ता किया और दोनों अस्पताल के लिए निकल गए। मैंने फिर बाज़ार जाकर एक छुपा कैमरा लाया और भाभी के कमरे में ऐसी जगह बिठाया ताकि वहाँ से सब कुछ साफ साफ दिखाई दे, और उस कमरे को अपने फ़ोन से कनेक्ट कर दिया था। ये सब करते करते मुझे दोपहर के 2 बज गए थे। आज मैं बहुत खुश थी कि मेरे पास उन दोनों के खिलाफ सबूत मिलने वाले थे। दोपहर में जब वो दोनों आए तो राहुल ने मुझे समझाया कि कौन सी दवाई कब देनी है। उसके हाव भाव देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो उनकी भाभी ना होकर पत्नी ही हो। रात में राहुल खुद अपनी भाभी के लिए जूस और दवाई ले गया और आधे घंटे बाद वापस आया। खाना खाने के बाद हम दोनों सो गए। दूसरे दिन नाश्ता करके राहुल ऑफिस के लिए निकल गया और फिर मैंने अपना फ़ोन देखा। वो रिकॉर्डिंग देखने के बाद तो मानो मेरे होश ही उड़ गए हों। विशाल अपनी भाभी के कमरे में गया और उन्हें उठाकर व्हील चेयर पे बिठाया। बेड पर गंदी चादर हटाकर उस पर साफ सुथरी चादर बिछाई। फिर वो गंदी चादर बाथरूम में ले जाकर धोने लगा। उसने अपनी आंखें बंद की और फिर भाभी की गंदी सलवार भी बदली और उसे भी धोकर सूखने के लिए डाल दी। अब हर रोज़ मैं अपनी रिकॉर्डिंग चेक करती। मेरी दिनचर्या ऐसी बन गई थी। राहुल ऑफिस के लिए जाता नहीं कि मैं अपना फ़ोन देखने बैठ जाती, और राहुल का भी रोज़ का वही काम था। राहुल जो कुछ अपनी भाभी के साथ कर रहा था वो सिर्फ या तो पति कर सकता है या फिर एक बेटा अपनी माँ की इतनी सेवा कर सकता है। मैं बहुत कंफ्यूज थी इस बारे में, राहुल से कुछ पूछ नहीं सकती थी। कुछ दिनों बाद मेरी डिलीवरी हुई और मैंने एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया। मेरा ख्याल रखने के लिए मेरी माँ हमारे घर आई हुई थी। एक दिन मैंने वो वीडियो अपनी माँ को दिखाया तो माँ ने सिर पर ही हाथ लगा लिया। कहने लगी कि रोली, तुम बहुत भोली हो, ये कोई माँ बेटे का प्यार नहीं है, ये सिर्फ एक पति ही कर सकता है। और कुछ दिन बाद माँ अपने घर लौट गई और मुझे अपने मायके चलने के लिए कहने लगी। मेरा बेटा अब 1 महीने का हो गया था। एक दिन मेरी जेठानी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई और दूसरे दिन उनकी मृत्यु हो गई। राहुल अंदर से बहुत टूट गया था। ऐसा लग रहा था मानो उसने अपनी सगी माँ ही खो दी हो। कुछ दिनों बाद मैंने राहुल का मूड देखकर कहा कि तुम भाभी के कमरे में अंदर जाकर बंद क्यों कर लेते थे। ये सुनते ही उसने मेरी तरफ देखा और लंबी सांस ली और कहा कि बचपन में मैंने और मेरे भैया ने बहुत बुरे दिन देखे थे। बचपन में ही माँ का स्वर्गवास हो गया और पापा ने दूसरी शादी कर ली। पापा की मौत के बाद दूसरी माँ ने सारी प्रॉपर्टी हड़प ली और हमें दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर कर दिया। भैया ने मजदूरी करके मुझे पढ़ाया लिखाया। 10 साल पहले भैया की शादी भाभी से हुई जो अपने घर में इकलौती थी। उनके माता पिता की मौत के बाद भाभी ने अपनी सारी संपत्ति भैया के हवाले कर दी। उन्होंने मेरा पालन पोषण एक माँ की तरह किया। मैंने कभी अपनी माँ को नहीं देखा था, लेकिन भाभी ने माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। भाभी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। कुछ सालों पहले मुझे निमोनिया हो गया था। मैं कई महीनों तक बिस्तर पर पड़ा था। तब भाभी ने ही मेरा ख्याल रखा।
उनकी जगह अगर कोई औरत होती तो मेरे गंदे कपड़ों को हाथ तक नहीं लगाती, लेकिन उन्होंने मुझे संभाला। भाभी को रामायण की कथाएं बहुत पसंद थीं, लेकिन वो पढ़ नहीं पाती थी, इसलिए जब भैया काम से बाहर होते तो मैं उनको रामायण पढ़ के सुनाता था। सुनने में प्रॉब्लम ना हो इसलिए दरवाज़ा बंद कर लेता था, जिसकी वजह से तुम्हें गलतफहमी हो गई थी और तुम मायके चली गई थी। मैं चाहता तो ये सब कुछ तुम्हें पहले ही बता देता, मगर तुम्हें तब यकीन ना आता, क्योंकि पति पत्नी के रिश्ते में एक बार शक बैठ जाता है तो इंसान किसी भी बात पर विश्वास नहीं करता। जब से भाभी का एक्सीडेंट हुआ था तो वो बिस्तर से उठ नहीं पाती थी, इसलिए मैं उनकी सेवा करके उनके कर्ज से मुक्त होना चाहता था, लेकिन मैं उस ताकत के साथ सेवा नहीं कर पाया और ना ही उन्हें बचा पाया। इतना कहकर वो मेरे कंधे पर सिर रखकर रोने लगा। उसे ऐसा देखकर मुझे भी रोना आ गया। मुझे मन ही मन शर्म महसूस हो रही थी कि मैं इन दोनों के बारे में कितना गलत सोच रही थी, और अब हम दोनों अपने बच्चे के साथ खुशी से रह रहे हैं।